गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा, किसान और आरंभिक राज्य। ठीक है, तो इसमें पहले आपको बता दें कि इतिहास जो है हमारा पूरा का पूरा इतिहास अवशेषों के आधार पर आधारित है। मतलब जितने भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन अवशेषों के आधार पर हमारे इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, अब जो इतिहास, ये अपना इतिहास अवशेषों के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे नए अवशेष प्राप्त होते जाएंगे उस प्रकार से अपने इतिहास में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई ये कहे कि इतिहास पूर्णतः सत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि अवशेषों के आधार पर माना जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा इतिहास अपने अवशेषों के आधार पर आधारित है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, राजा कौन था या राजा कौन होता है। तो राजा का अर्थ होता है साम्राज्य का शासक। साम्राज्य मतलब प्रजा। ठीक है, प्राचीन समय में जो शासन नीति जो होती थी अपनी, जो राजा की शासन नीति होती थी, जैसे आज हमारे सरकार जो होती है, ठीक है, पहले उस समय में राजाओं के समय में राजा ही सरकार होते थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक तो बात आएगी अशोक, राजा अशोक की, और दूसरी आएगी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इस चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दो राजाओं के बारे में आएगा, और एक आएगा अपना कर्नाटक जो वर्तमान राज्य है, वहां पर एक साम्राज्य होता था, उसके अंदर तीन राजा होते थे, एक तो पांड्य, एक चेर और तीसरा राष्ट्रकूट। 7th क्लास में आ जाता है ये कर्नाटक जो क्रू राज्य साम्राज्य बोला जाता था। क्रू, क्रू मतलब कर्नाटक, आज वर्तमान में कर्नाटक है, पहले उसे क्रू साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे तीन राजाओं के बारे में। तीन राजा थे इसके, पांड्य वंश, चेर वंश और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये कोई ये कहे कि इनकी वंशावली राजा थे, मतलब इनके पूर्वज राजा थे। इनके पूर्वज राजा नहीं थे। उस समय राजा दो प्रकार से बनते थे। एक तो होता था जिनको अपने पिता की गद्दी प्राप्त होती थी, यानी कि अगर मान लो उनका पिता राजा है, उनके मरणों उपरांत या उनके मृत हो जाने पर वह अपने पुत्र को राजा बना देता था। या फिर कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने एक समूह बना करके दूसरे राज्य पर जब आक्रमण कर देता था, तो अगर वह व्यक्ति उस साम्राज्य को जीत लेता था, यानी कि युद्ध में जब वो साम्राज्य हार जाता था, तो वहां का वो राजा बन जाता। ठीक है, तो दो प्रकार से होते थे। ठीक है, तो एक इसमें बात करेंगे हम, एक तो अपने राजा अशोक की, दूसरा बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अशोक के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इतिहास में जो हमारे आज जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह जितने भी हैं अपने, वो सारे के सारे राजा अशोक के शासनकाल के अपनाए हुए चिन्ह हैं, जिन्हें हम अशोक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे जो स्तंभ है अपना, चार शेर वाली जो मूर्ति है, वो राजा अशोक के शासनकाल से ली गई, सारनाथ के स्तंभ पर। ठीक है, जो स्तंभ, तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि स्तंभ क्या होता है। तो स्तंभ जो था वो इस प्रकार से होता था, मान लो कोई बम्बा है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर किसी की मूर्ति बना देना, ये स्तंभ कहलाता था। ठीक है, अब राजा अशोक के काल में ये चार शेरों वाली मूर्ति स्तंभ पर लगाई गई थी। ठीक है, इसलिए इसे अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं।
अशोक स्तंभ। ठीक है। दूसरा, पहले क्या होता था, आज वर्तमान समय में तो हम पुस्तकें लिख देते हैं, क्योंकि आज के दिन तो हम लिखना आ गया सभी लोगों को, सभी लोग पढ़े लिखे हो गए। ठीक है। उस समय में बहुत ही कम लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे। ठीक है। अब जो कम लोग थे यानी कि राजा, ठीक है, और एक विद्वान, ये जो विद्वान जो होता था वो पढ़ा लिखा होता था उस समय, तो राजा का जो भी लेखा जोखा होता था सारा, ठीक है, इनके बारे में जो पुस्तकें लिखते थे वो इनके विद्वान लिखते थे, लेखक लिखते थे, या फिर हमने कहते राजकवि। राजकवि मतलब होता है कि उस समय का जो राजा था उसके जो साम्राज्य में कवि कौन था। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होते थे, ये व्यक्ति अपने राजा की प्रशंसा करते थे, सीधी सी बात, प्रशंसा करते थे। क्यों? क्योंकि इन कवियों को राजा से इनाम लेना होता था। इनाम कब मिलेगा? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि जिसके से आपने इनाम लेना है उसके बारे में अगर आप अच्छी बात लिखेंगे तभी तो राजा खुश होगा, तभी तो आपको इनाम मिलेगा। अगर आपने उसके बारे में गलत लिख दिया तो इनाम कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है कि भाई जितने भी राजकवि हैं या जितने भी प्राचीन काल के इतिहासकार जितने भी थे, उन सभी ने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा क्यों की? ठीक है। तो ये बेसिकली बात है, मौखिक सी बात है कि जब कोई भी राजकवि है अपने राजा के बारे में लिखेगा तो उसकी प्रशंसा करेगा। ठीक है। प्रशंसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने राजा को अधिक शक्तिशाली बताता है। ठीक है। और अपने राजा की जो प्रजा है उसको खुशहाल बताता है। आप बता दें कि मान ले वो कहे कि हमारे उस समय का जो राजा था वो बहुत ही भाई भ्रष्ट था या अत्याचारी था, ठीक है, तो उसे कौन देगा? उसे इनाम कौन देगा? ठीक है। और आज के दिन इनाम में क्या मिलता है भाई? आज के दिन इनाम के अंदर अपने आप की बात करें तो आज के दिन पैसे मिलते हैं। ठीक है। उस समय भूमि दी जाती है, उस समय भूमि दी जाती है। ठीक है। और उस समय यानी कि प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का शासन होता था तो उस समय ब्राह्मण जो जाति थी, ब्राह्मण, इसको सर्वश्रेष्ठ या उच्च पद पर रखा गया था, सबसे ऊंची जाति होती थी, क्योंकि ब्राह्मणों का जो काम होता था वो शिक्षा का काम होता था, शिक्षा देने का, पढ़ाने का जो काम होता था वो ब्राह्मणों का होता था। ठीक है। तो ये जो ज्यादातर जो भूमि दी जाती थी अनुदान, मतलब दान में दी हुई वस्तु। ठीक है। दान में एक व्यक्ति वस्तु को दान देगा, दूसरा लेगा। ठीक है। ये अनुदान का मतलब जब राजा किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर को जब भूमि दान में देता था तो उसे अनुदान कहते थे। जब राजा किसी ब्राह्मण को, व्यापारी को, सेल्ले को या शिल्पकार को या फिर किसी धार्मिक स्थल को भूमि जब अनुदान में देता था यानी कि दान में देता था तो उसे अनुदान कहा जाता था। तो ये कह रहा है कि एक नेक्स्ट आएगा अर्घहार। ठीक है। तो ये क्या होता था? ये अनुदान पत्र होता था, अनुदान पत्र, यानी कि आज जिसे हम रजिस्ट्री बोलते हैं, आज हम जिसे रजिस्ट्री बोलते हैं यानी कि आपकी जमीन के जो कागजात हैं, आज हम कागजात को रजिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। उस समय अनुदान पत्र होता था, इसका दूसरा नाम है अग्रहार। ठीक है। तो अग्रहार जो होता था वो उस जमीन के कागजात होते थे, और जिस जमीन के कागजात जिस व्यक्ति के पास होते थे, जिस जमीन के कागजात जिस व्यक्ति के पास होते थे उसी की जमीन मानी जाती। ठीक है। अब जब राजा भूमि को अनुदान में देता था यानी दान में देता था, ब्राह्मणों को दी जाए या फिर किसी भी मंदिर को दी जाए
मंदिर मतलब धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, क्योंकि मंदिर तो हमारे हिंदू धर्म का वर्ड है, ठीक है। तो धार्मिक स्थल कह सकते हैं भाई, गुप्त काल हिंदू वंश, शक वंश, मतलब अनेक राजा हुए थे, उनके अनेक वंश थे, ठीक है। कोई हिंदू धर्म से था तो कोई मुस्लिम धर्म से। तो हम इस जगह लिख लेंगे कि धार्मिक स्थल। तो धार्मिक स्थल को या फिर ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो कर मुक्त होती थी, कर मुक्त। आज के दिन अगर हम बात करें कि भाई सरकार की कमाई क्या है, पहले चैप्टर में आपको स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, सरकार मतलब राजा। आज सरकार है, प्राचीन समय में राजा होता था, ठीक है। तो आज सरकार की जो कमाई है वो क्या है भाई, टैक्स। टैक्स लेती जनता से सरकार। उस समय कर, कर के अनेक नाम थे, जैसे राजस्व कर, अनुदान कर, ठीक है। तो ये जो कमाई का जरिया था वो सारा अपना टैक्स था उस समय भी और आज भी, ठीक है। तो यानी कि उस समय जितनी भी भूमि होती थी सारी की सारी भूमि किसकी मानी जाती थी, राजा की, ठीक है। अब जमीन जो है, भूमि जो है, उसके ऊपर खेती कौन करेगा भाई, किसान। कौन खेती करेगा, किसान। अब किसान खेती करेगा तो कुछ फसल का कुछ हिस्सा तो अपने पास भी रखेगा और कुछ राजा को दे देगा। अब राजा चाहता है कि हम हमारे पास यानी कि हमारी जो आमदनी है वो अधिक से अधिक हो। हर एक व्यक्ति चाहता है, सब हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हमारे पास जो पैसे हैं, हमारी जो आमदनी है वो अधिक हो, ठीक है। तो अधिक आमदनी के लिए राजा को क्या करना पड़ेगा भाई, कर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और किसान को क्या करना पड़ेगा, अपनी अगर आमदनी बढ़ानी है तो कर कम करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसान ने अपनी आमदनी बढ़ानी है तो किसान सोचेगा कि राजा हमारे से कम कर ले। अगर राजा ने अपनी आमदनी बढ़ानी है तो क्या करेगा कि हमारे से भाई हम ज्यादा से ज्यादा इनसे टैक्स ले, इनसे ज्यादा से ज्यादा कर ले, ठीक है। तो अब हम, ये तो बात थी अपनी इस टॉपिक से थोड़े बाहर की, ब्रेकिंग ये सारी रिलेटेड थी मुझे, तो ये जानना भी जरूरी था। तो अब बात करेंगे हम राजा अशोक के बारे में। तो ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। राजा अशोक जो है अपना, वो 4वीं ईस्वी पूर्व का शासक माना जाता है, ठीक है। एक बात ये भी आती है कि हमारे जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं सारे के सारे राजा अशोक से ही क्यों लिए गए हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि वो इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये एक ऐसा राजा हुआ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक युद्ध लड़ा, केवल एक युद्ध लड़ा था, वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग एक जगह का नाम है, 261 ईसा पूर्व वाला, कहीं आपको 261 ईस्वी पूर्व मिलेगा तो कहीं 63 मिलेगा, ठीक है। आप अपनी बुक में देख लेना। अब ये जो युद्ध था, कलिंग एक जगह का नाम था जो आज वर्तमान समय में उड़ीसा में, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर युद्ध जिस जगह पर लड़े जाते थे उसी के नाम के अनुसार मैं बताते थे। जैसे हम बाबर की बात करें तो पानीपत की लड़ाई, यानी कि पानीपत में जब बाबर आया था तो उसने जो लड़ाई लड़ी थी उसे पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से कलिंग युद्ध है 261 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व आप जानते हैं ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो ये राजा अशोक द्वारा केवल अपनी जिंदगी का एक पहला और आखिरी युद्ध था, ठीक है। ये सोचे कि भाई राजा अशोक मर गया था या हार गया था, ऐसा कुछ नहीं था। राजा अशोक ने केवल 4 दिन इस युद्ध को लड़ा, केवल 4 दिन।
युद्ध का निर्णय आने से पहले ही राजा अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा अशोक ने कहा कि भाई लड़ाई जो है वो राजाओं के बीच है, यानी कि ये राजा हार गया, मैं हार गया, तो यहाँ से मैं चला जाऊंगा, कोई दूसरा राजा आकर के बस जाएंगे। लेकिन जो सैनिक जो हमारे हैं ये तो बेचारे निर्दोष हैं, इनको तो कोई फायदा नहीं भाई, ये तो इधर रहेंगे तब भी सेना में हैं और उधर रहेंगे तब भी सेना में। तो ये जो बेचारे निर्दोष जो व्यक्ति है इनको क्यों मारा जाए, इस बात को सोच करके राजा अशोक ने इस युद्ध को केवल 3 दिन लड़ा, चौथे दिन इन्होंने लड़ने से मना कर दिया। ठीक है, और इसने कहा कि हम आगे से शांति पूर्वक राजा रहेंगे, मतलब जिंदगी में कोई युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, और इस राजा ने अपने, ये क्वेश्चन आता है अपना, जैसे एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं कि भाई किस राजा ने अपने अंतिम दिनों में या किस राजा ने अपने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो राजा जो अशोक था उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपनी पूरी ताकत, पूरी सेना लगा दी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हम अब बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और जनता को भी कहेंगे कि न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें, आप अपना काम करें, शांतिपूर्वक भगवान की आराधना करें, अपने जो दैनिक जीवन के दिनचर्या की जो काम है वो शांतिपूर्वक करें। ठीक है, तो इसलिए राजा अशोक को एक देवाना प्रिय उपाधि भी मिली, मतलब देवों का प्रिय, देवाना प्रिय, देवों का प्रिय। ठीक है, ये जो उपाधि थी सबसे पहले राजा अशोक को मिली, उसके बाद अनेक राजाओं ने इस उपाधि को अपनाना शुरू कर दिया, उसके बाद अनेक राजाओं ने इस उपाधि को अपनाना शुरू कर दिया। अब ये उपाधि क्या थी? ये कहते हैं कि जो राजा जो थे वो देवों की मर्जी से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने के लिए भगवान ने उनको भेजा है, यानी कि ये देवों की मर्जी है। देव जो है वो कहते हैं कि भाई उनकी मर्जी से हमारा पृथ्वी पर जन्म हुआ है, उनके अनुसार उन्होंने हमें ये काम किया है कि भाई हम अपनी प्रजा का नेतृत्व करें, अपनी प्रजा की देख रेख करें। ठीक है, और प्रजा इस बात को माने कि जो राजा है वो राजा ही नहीं, केवल देव है, यानी कि भगवान है। ठीक है, क्यों भगवान है? क्योंकि वो जो राजा जो है वो भगवान की देन है, भगवान माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाई आपका ये बात आगे आएगा कि भाई कौन सी सभा कहाँ पे कब हुई। तो उसमें से 2 सभा जो है वो अपनी राजा अशोक के बारे में है, उसका पुत्र कनिष्क के बारे में है, फिर उसके बाद उसका पुत्र एक अजातशत्रु के बारे में है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो 4 सभाएं थी, प्रमुख सभा जो थी वो 4 सभाएं थी, राजा अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, अजातशत्रु के काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है तो आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, या मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है, या मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो मुद्रा का मतलब था भाई मुद्रण, मुद्रण मतलब छपा हुआ, जैसे अपनी पुस्तकें जो छपी हुई है। ठीक है, मुद्रण मतलब पुस्तकें जो है वो लिखी हुई है, छपी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी मुद्रा शास्त्र का मतलब है मुद्रण संस्कृति का अध्ययन करना, मुद्रण
संस्कृति का गहन अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी लिखी हुई चीज के बारे में पढ़ना, उसको पढ़ करके बताना, उसके पढ़ने के बाद उसको समझना मुद्रण शास्त्र कहलाता है। जैसे हम पुस्तक जो है, हमारी किताबें जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पढ़ना आता है तो हम सीधी सी बात है हमारे पास मुद्रा शास्त्र है, यानी कि हम पढ़ना जानते हैं। तो मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है पढ़ना जाओ। ठीक है, तो मुद्रण संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाला ही व्यक्ति को या करने वाले व्यक्ति को मुद्रण शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो है अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र, ये भी वही बात है, यानी कि राजाओं के समय में जो अभिलेख होते थे, अभिलेख जो होते थे उनको पढ़ने वाला व्यक्ति, उनको पढ़ने वाला व्यक्ति जो उनको पढ़ सकता था या पढ़ता था, उन व्यक्तियों को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभिलेख क्या होते थे। अभी जो लेख थे वो राजाओं द्वारा लिखे गए या किसी कठोर वस्तु पर, कठोर धातु या अधातु पर जो शब्द उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उत्कीर्ण का मतलब होता है खुदवाना। ठीक है, लिखवाना। जैसे आज के दिन हम अपने घर के आगे जो नाम प्लेट लगाते हैं, ठीक है, वो नाम प्लेट जो खुदवाई जाती है। ठीक है, मतलब पत्थर जो है उस पर खोद करके लिखना। आज के दिन तो हम अपने पेन से नोटबुक पर लिख देते हैं। ठीक है, उस समय ये पेन नहीं होते थे, स्याही नहीं होती थी। ठीक है, तो उस समय जो कठोर वस्तु होती थी उसके ऊपर खोद करके अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा तो पहला था मुद्रा शास्त्र, दूसरा है अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र क्या होता था, यानी कि अभिलेखों पर जो शब्द उत्कीर्ण किए जाते थे उनको पढ़ना या पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका आएगा नेक्स्ट अपना है एक संगम साहित्य। संगम साहित्य, संगम का मतलब होता है इकट्ठा समूह, जिसे आज हम कवि सम्मेलन बोलते हैं। आज वर्तमान समय में इसे हम कवि सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिर वही बात है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक मतलब अपने जो दक्षिण भारत है उसके अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारा जो दक्षिण भारत का जो एरिया है उसके अंदर 3 सभा हुई थी, 3 बार सभा की गई थी, कवियों का सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन के अंदर, उस सभा के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो कविताएं लिखी गई थी, या जो भी लिखा गया था, साहित्य जो लिखा गया था, हम साहित्य कहते हैं, उस साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रमुख साहित्य सम्मेलन के अंदर लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ये उस समय तमिल भाषा में लिखे गए, इनकी जो भाषा थी वो तमिल भाषा। इसका दूसरी डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल भाषा में लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, ये 3 अपने उस समय की जो प्रमुख सभाएं थी उनके अंदर लिखा गया था। मतलब आज के दिन जैसे हम कवि सम्मेलन करवाते हैं तो उस समय राजाओं ने अपने आसपास के जितने भी कवि थे, लेखक थे, उनको बुला कर अपना साहित्य लिखवाया। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है गृहपति। गृहपति, घर का मुखिया, घर का मुखिया। घर का मुखिया यानी कि आज हमारे घर की बात करें, अपने गृह, गृह मतलब घर,
घर का कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो मुखिया होता है। जैसे ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि हमारे घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो हमारे घर का मुखिया है। ठीक है। अब जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई पहले जो हमारे बड़े होते थे उन्होंने जो बात कही, ठीक है, वो फाइनल है। तो यानी कि वो गृहपति होता था जो अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा करता था। ठीक है। और जो लेन देने का जो सिस्टम था सारा का सारा वही करता था। ठीक है। यानी कि अपने परिवार में 3 4 5 10 जितने भी सदस्य हैं कमाने वाले, वो सारे के सारे पैसे कमा कर लेके आएंगे अपने इस गृहपति को यानी कि घर के मुखिया को दे देंगे। ठीक है। अब ये बताएगा कि कौन से पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है। और ये बताएगा कि हमारे जितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं उनमें से कितना % हमने कहाँ खर्च करना है। ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम गृहपति कहते थे, यानी कि घर का मुखिया जो अपने घर परिवार की रक्षा करता था तथा अपने परिवार की सुरक्षा एवं संचालन करता था। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका जातक। नेक्स्ट जो है वो आता है जातक। जातक बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की जो लोक कथाएं थी, लोक कथाएं मतलब लोगों के अनुसार जो कथाएं थी उसको जब लिखा गया तो उन्हें जातक कहा गया। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका। ठीक है। महात्मा बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था, गौतम सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। ठीक है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उस बौद्ध धर्म के अंदर जितनी लोक कथाएं हैं, लोगों का जो मानना है, उनको लिखना, लिखे जाने के बाद उन्हें जातक कहा गया। इनकी संख्या है 549। यानी कि आज हमारे इतिहास में वर्तमान समय में जातक जो है बौद्ध धर्म की लोक कथाएं हैं, ठीक है, उनकी संख्या 549 है, 549। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं